ठीक है। तो आप देखो कि चार पार्टिकल यहाँ कॉर्नर पे रखे हुए, एक स्क्वायर फ्रेम हो रहा है, उसके कॉर्नर पे चार पार्टिकल है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, -3 क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रखा है। तो हमें बताना है कि जब इन दोनों पॉइंट, इस चार्ज को यहाँ रख रहे हैं और इस पॉइंट को यहाँ चार्ज को रख रहे हैं, तो हमें मिनिमम कितना वर्क करना होगा। ओके। तो यहाँ देखो, पहले देखो इन ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो नहीं रहा है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही इन दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ जो पोटेंशियल इन दोनों की वजह से मिलेगा वही पोटेंशियल मुझे यहाँ मिल रहा है, तो इनका इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। उसी तरह इसका देख लो, क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ जाएगा तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ था वही पोटेंशियल यहाँ मिल रहा है, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा है। यानी इसका चेंज इन पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। बचा सिर्फ ये। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें ये मालूम है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारे पास में ए पॉइंट है और ये हमारे पास में ओ पॉइंट है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ का पोटेंशियल मान लेंगे कि बी ओ है, और यहाँ का पोटेंशियल मान लेंगे बी ए है ना। तो पहले तो अभी हम लोग अभी इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनका क्या लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल लिखेंगे। तो इन दोनों का भी पोटेंशियल लिख लो चाहो तो है, लेकिन उसका जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पोटेंशियल लिख लेंगे। तो अभी आप देखो कि यहाँ इस पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू वी ओ। यहाँ एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो -3 क्यू इंटू वी ए। फाइनल की जब बात करेंगे तो ये वहां चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यानी -3 क्यू वी ओ है ना, और +QVA। यही हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो W एक्सटर्नल + WC इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो जीरो है, क्योंकि मिनिमम वर्क की बात कर रहा है। तो W एक्सटर्नल - DU इक्वल टू 0। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, DU इधर आएगा, तो हो जाएगा U फाइनल - U इनिशियल। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इक्वल टू फाइनल एनर्जी ये हमारे पास, तो -3 क्यू वी ओ + QVA -QVO - 3 QVA। तो इनको साथ में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 QVA - VO +QVA - VO। और ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि हायर पोटेंशियल पर ये पॉइंट है। तो यहाँ हमारे पास इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग चलें तो DV इक्वल टू -E वेक्टर डॉट dr। तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो मैं सीधा लिख देता हूँ, VA - VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, E × A ना। तो आ गया आंसर, और क्या। ये कितना हो गया मिला के, तो 4Q × A ये नहीं आ रहा है क्या आंसर इसका। आंसर क्या दिया इसका। तो यही दिया है। यही दिया सर। हाँ, समझ हाँ में आया नहीं। अगर मान लो ये चार्ज अलग अलग होते हैं तो फिर इन दोनों का भी पोटेंशियल में यहाँ लिखता है, ध्यान रखना है। यहाँ क्योंकि सिमेट्री इस तरह से बनाए उसने कि इस चार्ज के लिए देखेंगे तो देखो ये जितनी डिस्टेंस पर है, जैसे यहाँ पहुंचेगा उतनी डिस्टेंस पर ये है ना, और इधर से देखो आप उतनी डिस्टेंस पर ये है, तो जैसे यहाँ से उतनी डिस्टेंस पर ये है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम ही है। इसलिए उसको मैंने काउंट ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, कितने लोगों ने किया है क्वेश्चन, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एग्जाम में कितने लोगों ने किया था क्वेश्चन। श्रेया ने किया था, संकल्प, दयाल, आदित्य, साहिल, ओम, व्याकुल, शिवाली, प्रोन्नति। क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक। नेक्स्ट हमारे पास में
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है देखो, 3 point charges each of magnitude q are connected by 3 strings so that they form an equilateral triangle of side L as shown in the figure. When another charge q is placed at the center of the triangle, then the tension in each string अपने को बताना है। तो सेंटर पे रखेंगे तो क्या होगा, वैसे तो अभी भी अगर जैसे रखा है तो अभी भी क्या कर, अभी भी टेंशन तो होगा ही। क्यों? क्योंकि इन पर जो इंडिविजुअल चार्जेस की बात करेंगे तो ये सब क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ जाना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ टेंशन तो है, लेकिन एक चार्ज और इसने सेंटर पे रख दिया, क्या हो जाएगा देखो। तब उस केस में पूछ रहा है कि टेंशन क्या है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और ये क्यूलेटर ट्राइंगल बना रहा है, इसकी साइड लेंथ एल है। फिर तो दे रखा है इसे, कनेक्टेड बाय 3 strings सो दैट दे फॉर्म एन इक्विलेटर ट्राइंगल। अब सेंटर पे एक और चार्ज रख दिया इसने, इसका जो सेंट्रोइड है वहां जाके इसने क्या किया, चार्ज रख दिया। तो वो भी क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा। तो व्हेन अनदर चार्ज q is placed at the center of the triangle then tension in each string बताना है। मतलब कैसे करेंगे, अब देखो ये तो इस पर भी नेट फोर्स जीरो ही है, क्योंकि इसकी वजह से इसको फोर्स जीरो आ जाएगा, सिमेट्री है। इसकी वजह से इसको फोर्स इधर लग रहा होगा ना। और डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस कितनी होती है, ये L/√3 होती है। और इसकी वजह से फोर्स इसको इधर की तरफ लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स इसको इधर लग रहा है। तो हमें मालूम है कि एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा, 30। 12th क्वेश्चन बताऊंगा ना। तो आप देख रहे हो कि ये फोर्स मैंने एफ मान लिया, ये फोर्स मैंने एफ मान लिया, और ये मैंने एफ डैश मान लिया, तो इस पर, है ना। अब आप देखो कि इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसको देखा जाए तो इधर इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, टी। अब सिमेट्री है तो इसको भी टी लग रहा होगा, मालूम है। सिमेट्री इस तरह से है, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, ये भी 30 डिग्री, यानी इस इन सब का रिजल्टेंट, यानी ये हो जाएगा 2f cos 30 प्लस एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t cos 30, क्योंकि एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ये एंगल भी कितना है, 30 डिग्री है। तुम्हारे पास में एफ कितना होगा, क्योंकि एफ इन दोनों के बीच का है, तो 2k q² बाई L², और ये हो जाएगा √3/2 प्लस एफ डैश इन दोनों के बीच का है, तो हो जाएगा k q² बाई L/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2t, ये हो जाएगा √3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा देखो, k q² बाई L² को बाहर लेंगे तो यह मिलेगा अपने को √3 प्लस ये ऊपर गया तो 3, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया t√3। तुम्हारे पास k की वैल्यू आ गई यहाँ, k q² बाई L², 1+1/√3, ये आंसर। आंसर क्या हो गया इसका, एक मिनट, गड़बड़ आ रहा है क्या? आपने कैलकुलेशन मिस्टेक हाँ, किया है आपने। क्या कर दिया बताइए आप मुझे। 1/√3 नहीं आएगा, √3 आएगा। हाँ सॉरी सॉरी, ये तो 1 हो गया, ये √3 जाएगा नहीं। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, आ रहा है क्या, मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4।
positively charged insulator is brought near but does not touch the two metallic space that are initially neutral and in contact. दो स्पेयर यहाँ दिए हुए हैं और दोनों ऐसे टच में हैं और यहाँ कोई पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर है, यानी इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है यहाँ, और ये दो कंडक्टिंग स्पेयर है. मेटालिक स्पेयर्स आर देन सेपरेटेड देन. इसमें क्या हो रहा है दरअसल यहाँ जब इसको पास लेकर आएंगे हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दोनों पूरा देखा जाए तो एक बॉडी है. यहाँ से चार्ज, इसका जो पॉजिटिव चार्ज वो क्या करेगा, यहाँ से इधर चला जाएगा क्योंकि दूर से दूर जाना चाहेगा ना वो. जब इन दोनों को आप सेपरेट करोगे तो इसके पास वाला क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ये ए है और ये बी है, ये आंसर. तो इसका आंसर होना चाहिए द स्पेस विच वाज इनिशियली फारथेस्ट फ्रॉम द इंसुलेटर विल हैव नेट पॉजिटिव चार्ज. बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 5. रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म अपने को दिया हुआ है n इक्वल टू √7/3 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म भी अपने को दिया हुआ है a इक्वल टू 60 डिग्री. द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म चाहिए. तो ये क्या है, ये जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस वाली कंडीशन है प्रिज्म की. मिनिमम की मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये प्रिज्म है हमारे पास में, अब ये लाइट इंसिडेंट हुई मान लो, ये 90 डिग्री है. इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. अब देखता हूँ कैसे हो रहा है, अभी बताता हूँ आपको. क्योंकि ये एंगल कितना मिलेगा आपको, 60 डिग्री मिलेगा. यहाँ पहले क्योंकि इसका रेफरेंस इंडेक्स यार बाहर का एयर है, कुछ बोला नहीं मतलब एयर है, तो कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं पहले. तो वो क्या होगी, 1 sin 90 इक्वल टू √7/3 sin थीटा सी. तो sin थीटा सी इक्वल टू क्या है, 3/7 का स्क्वायर रूट. आप यहाँ देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. √3 का मतलब पॉइंट यानी 0.866 के आसपास जाता है. ये वैल्यू 0.66 से कम होगी हरी बात समझ में. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं इसका. तो मान लो यहाँ इस एंगल पर भी इसका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा मिनिमम एंगल जिस पे लाइट क्या कर रही है, जस्ट ग्रेस करती हुई बाहर आ रही है. क्या हो रहा है, जस्ट ग्रेस करती हुई बाहर आ रही है. तो ये जो आई है दरअसल ये क्या है, आई मिनिमम है. तो यहाँ जो एंगल ऑफ इमरजेंट वो कितना हो जाए, जस्ट 90 डिग्री हो जाए. ओके, कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए. यानी इस कंडीशन के लिए हम लोग आई मिनिमम निकालेंगे. इसका मतलब ये जो R2 है, ये R2 किसके इक्वल हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल के. क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है. और ये क्या हो गया R1, और ये क्या हमारे पास में 60 डिग्री. तो हमें मालूम है कि A इक्वल टू 60 डिग्री दिया, जो कि किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 के. तो यहाँ से आप देख रहे हो, इस स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो थीटा से तो अपने को पता चली गया, यानी R2 इक्वल टू ये है ना. इसका मतलब R1 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग. R1 कितना हो जाएगा, 60 माइनस R2. और R2 तो हमने अपने को पता ही है, इस केस में R2 क्या है, थीटा सी के इक्वल है, जो कि थीटा सी की वैल्यू तो अपने को यहाँ से पता ही है. अब इन दोनों के बीच में स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप देख रहे हो कि वहाँ क्या आ जाएगा, 1 sin आई मिनिमम इक्वल टू n sin R1 है ना, यहाँ रख देंगे. तो sin आई मिनिमम इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है यहाँ, वो दे रखे अपने को, रख देंगे बाद में n
इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन हो जाएगा 60 माइनस R2, या एन साइन 60 माइनस R2, R2 मतलब थीटा सी। तुम्हारे पास आ गया साइन आई मिनिमम। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो तो क्या रहा देखो, क्योंकि एन की वैल्यू दे रखा है, इसको क्या लिखोगे आप, साइन 60 कॉस थीटा सी माइनस कॉस 60 साइन थीटा सी। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आती है, ये आती है हमारे पास में साइन 60, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 - 1/n² ना, है ना। ये तो है, देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा ना, तो माइनस ये हो गया कॉस 60, और ये क्या है, 1/n है, n से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया, साइन 60, और ये वैल्यू क्या मिलेगी, n² - 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2। सॉल्व करो तो क्या रहा है, तो साइन आई मिनिमम, मतलब इसमें वैल्यू कितना आ जा रहा है, सॉल्व करो क्या, मैं बैटिंग रूम में यार। चलो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और ये n² यानी इसका स्क्वायर रूट किया हमने, तो 7/3 - 1, है ना, ये इसके साथ में -1/2, यहाँ क्या मिलेगा आपको 4, है ना, 4/3, यानी √3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2/√3 माइनस, इसका मतलब ये मिल रहा है अपने को हाफ, यहाँ हो गया, दरअसल साइन आई मिनिमम वैल्यू इक्वल टू आ रहा है हाफ, यानी आई मिनिमम कितना आ गया यहाँ, 30 डिग्री आ रहा है, क्या ध्यान से, यही यही दिया ये है। ऐसे करना था, समझ आई बात, ये कॉन्सेप्ट था इसमें। फिर ऐसा क्वेश्चन आ चुका वैसे तो मेंस में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6। क्वेश्चन नंबर 6, a point object is placed at a distance of 20 centimeter from a thin plane convex lens of focal length 15 centimeter. Now the curved surface is silver. तो पहले तो अपने को ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया है ना, उसकी फोकल लेंथ अपने को दिया हुआ है, कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और इसका रेफरेंस इंडेक्स पे अपने को दिया, तो इसका क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले निकाल लेंगे। पहले इसका इसका मतलब मालूम ही नहीं है अभी तो कई बच्चों को, भूल गए सब चीजें। परम पांडे जी, इतना जल्दी ज्वाइन करते हैं क्या, हम्म, क्यों बेटा, इतना जल्दी थोड़ी ज्वाइन करते हैं, क्लास के बाद ज्वाइन करना चाहिए था आपको। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इनफाइनाइट है ना, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया कि आर है, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास में यहाँ, n2 - n1/n1 इक्वल टू, ये तो 1/f है, और ये 1/r1 - 1/r2 है, तो ये कितना दिया अपने को, 1/15, और ये हो जाएगा 1.5 - 1 डिवाइड बाई 1 1 बाई, इसका तो इनफाइनाइट है,
इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है। तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 1/2, ये प्लस हो गया तो 1/2r, यानी हमारे पास में आर की वैल्यू क्या आ गई है, तो आर की वैल्यू आ गई है 15/2 सेंटीमीटर, 15/2 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या कह रहा है ये, इसको सिल्वर कर दिया है। अभी भी कई बच्चों को तो पता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन जब मैंने आपको होमवर्क के लिए बोला था, क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था। अब बताइए क्या क्या तो प्रिपरेशन चल रही है यार तुम लोगों की। कितने क्वेश्चन करवाए थे इस और इससे रिलेटेड में। फॉर्मूले याद नहीं तो क्या करें बताओ। ये कितना है यहाँ, 20 सेंटीमीटर है। इमेज की पोजीशन बताना है अपने को, है ना। तो क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है पहले तो ये हमारे पास में एक लेंस है एक मिरर है, इसके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये बताया था, -2/FL -1/FM। भाई जिसने पूछा है, मैं चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है ना, इस क्वेश्चन को वापस आज घर जाके 10 बार करना भाई बेटा आप, है ना। अगर ये क्वेश्चन मान लो यहाँ समझ में आ भी जाए, मैं चाहूंगा कि तुझे इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, इसलिए घर जाके वापस से 10 बार इस क्वेश्चन को करना है, इसी क्वेश्चन को बस बार बार करना है, जब तक एक पकड़ में ना आ जाए कि कर क्या रहे हैं इसका। क्योंकि इस क्वेश्चन को कितनी बार बताऊंगा, कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आना ही चाहिए भाई, मैंने बोला ही भाई ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो यहाँ देखो, इसकी तो फोकल लेंथ दे दी इसने, इस लेंस की तो 1/FL कितना आ रहा है इसका, 1/FL है यहाँ, कितना है 1/15 है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसकी बात करेंगे तो ये कितना है, तो आप देख रहे हो कि 1/FM, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी 1/FM, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहे तो क्या लिखोगे आप, -2/r ना, रख दो फॉर्मूले में। 1/F इक्वल टू -2 × 1/15, ये क्या हो जाएगा, +2/r हो जाएगा। r की वैल्यू यही हमारे पास में कितना आ गया है, 2/15 प्लस r की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 4/15। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया भाई, -15/6। नहीं आ रहा क्या, क्या दिया इसमें देखो। तो अभी हमारे पास क्या मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला, अभी तो ये मिला है, यानी ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, कॉन्केव मिरर की तरह। ऑब्जेक्ट यहाँ रख ही रखा है 20 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगा दो, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F लगाएंगे। दे रखा अपने को 1/F कितना आ रहा है इसका, -6/15 आ रहा है। 1/B प्लस 1/, क्या लिखेंगे, -20 इक्वल टू -6/15। 1/B इक्वल टू कितना आ गया, 1/20 -1, तो 6/15, कितना हो गया यहाँ 60 हो जाएगा, कितना हो गया 3 -4, है ना। तो ये कितना हो गया 4 का 24, तो v इक्वल टू कितना आ गया 60/-21, यानी 3 से कितनी बार गया, तो 20/7। नहीं आ रहा है क्या आंसर, इसका आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन आ रहा मेरे हिसाब से, 20/7 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ए बी, ठीक है ना। ए बी जो लाइन दिया है इसने, उसके लेफ्ट में है ही, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, आंसर ये हो गया, तो थर्ड ऑप्शन आ गया इसका। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, ये क्वेश्चन घर जाके 10 बार करो इसको, जब तक बात समझ में नहीं आ जाए, है ना, तब तक करते रहो इसको। एक क्वेश्चन को ये 10 बार करो, अगर सीखना है तो। और गधाई बन के रहना है तो बने रहो, फिर तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
concave spherical surface of radius of curvature 10 centimeter. A concave spherical surface of radius of curvature 10 centimeter separates two mediums x and y of refractive indices 4 by 3, 3 by 2. Center of curvature of the surface lies in the medium x. An object is placed in medium x. तो ये ऐसा दिया हुआ है, इसका सेंटर इधर ही दिया है, इसका जो ये x मीडियम है और ये y मीडियम है, इसका रेफरेंस इंडेक्स मान लेते हैं n1 जो कि 4/3 है, इसका रेफरेंस इंडेक्स मान लिया मैंने n2 जो कि 3/2 है, और ऑब्जेक्ट ये इसी x मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को दिया 10 सेंटीमीटर. An object is placed in medium x. Image is always real. Image is real if the object distance greater than 90 सेंटीमीटर. चलो करते हैं. तो मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये x ही मान लेता हूँ, है ना, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है. ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था. इसमें क्या लगाना था? शिवम, सत्यम, शिवम आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? इस बार तो ठीक किया आपने पेपर वैसे. सत्यम, शिवम कहाँ हो भाई? बताओ क्या करेंगे? सत्यम, प्रतीक राज आप बता दीजिए क्या करना है. हाँ सर. क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ? बोलिए. हाँ हेलो सर. सही बता रहे हैं हाँ साहिल. सर वो मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेफ्ट में है वो कम है ना, तो फिर वो नॉर्मल जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो इंटरसेक्शन उसका लेफ्ट साइड में होगा. ये क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप? बोलिए. तो उसने वही मैंने बताना है ना पूछा कि फॉर्मूला क्या है, मैंने फॉर्मूला पूछा है यार, मैंने कहाँ पूछा कि किधर क्या हो रहा है. मैंने तो फॉर्मूला पूछा है. फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ? हम्म साहिल ने तो मुझे भी सही फॉर्मूला बता दिया. ये लगेगा, बिल्कुल सही बताया मैंने तो. अब फॉर्मूला याद नहीं बेटा आपको तो क्या करें बोलो. अमित आप ही बता दो फॉर्मूला क्या है. Sir, N2V minus N1U equals to N2 minus N1 by R. ठीक है ना, ये फॉर्मूले की कह रहा था मैं. तो ये इसका ओरिजिन मानते हैं, ये जो होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या ओरिजिन, क्योंकि इस साइड एक्स मीडियम है और इस साइड वाई मीडियम है, तो ये ओरिजिन होता है. ओरिजिन होता है तो आपको मालूम मालूम है कि वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ इसमें रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट इधर रखी रखा है इसे. फॉर्मूला कौन सा लगेगा? N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R. N2 कितना है यहाँ? 3/2 है. V नहीं मालूम. N1 कितना है? 4/3 है. U कितना लिया मैंने? -x लिया है, क्योंकि इसने बोल दिया कि इसी में ऑब्जेक्ट रखा तो
अभी इसका जो वीडियो है ब्लर आ रहा है क्या? आरुषि ब्लर आ रहा है क्या? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा ब्लर। नहीं आ रहा है ना? तो हम बात कर रहे थे इसको लेकर, है ना? तो आप देखो यहाँ क्या है हमारे पास में, देखो यहाँ से ये माइनस, ये क्या है 3/2 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा माइनस, यानी प्लस 1/6 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 9 जाएगा, यहाँ 8 जाएगा, 1/6 जाएगा। अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझना है कि 3/2 b इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो आप देख रहे हो कि माइनस, तो क्या रहा है 4/3x, और ये भी प्लस, ये 1/60 हो जाएगा। आप ये देखो कि क्वांटिटी हमेशा क्या मिलेगा आपको, तो इसका मतलब भी क्या मिल रहा है आपको, हमेशा नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव मिलने का मतलब क्या हुआ कि इसकी इमेज हमेशा वर्चुअली मिलेगी, यानी इमेज इसी सेट मिलेगी, यानी इसका आंसर क्या होगा। और इस तरह के क्वेश्चन डीपीपी में भी किए भाई हमने, ऐसा थोड़ी कि नहीं किए। तो 7 का आंसर होना चाहिए इमेज इज ऑलवेज रियल, नहीं, इमेज इज ओरिजिनल और ऑलवेज वर्चुअल है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। क्या दिया इसका आंसर? वही है सर। ठीक है ना? तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, साउंड वेव इज ट्रेवलिंग इन एयर along positive direction, displacement of the particles from their mean position at a particular time t is shown in the figure. Choose the correct options for that instant only. तो ये अपने को दिया हुआ है ना? तो इसमें आपको एक चीज पढ़ाया था मैंने, अगर याद हो, -b डेल वाई बाई डेल एक्स, ये क्या था, डेल्टा पी था। एक्सेस प्रेशर के बारे में बात हुई थी। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, और ये पॉइंट एस है। अब यहाँ बताना क्या है अपने को कि sound wave is traveling in air along positive x direction. Displacement of particles from their mean position at a particular time t is shown in the figure. Choose the correct option for that instant only. Particle located at r has zero velocity. Particle located at s has its velocity in the negative direction. The pressure at r is equal to normal atmospheric pressure. ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ ds बाई, ये एक्सट्रीम पॉइंट पर है ना पार्टिकल, इसका मतलब क्या हो, देखो पहले इस पॉइंट की बात करेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे कि डेल्टा पी इक्वल टू क्या बताया था, -b डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ y की जगह इसने s दिया हुआ है, तो -b डेल s बाई डेल एक्स। तो इस पॉइंट के लिए अगर आप बात करोगे, यहाँ स्लोप क्या है, 0 है। इस पर स्लोप अगर 0 है तो यानी डेल्टा पी 0, इसका मतलब यहाँ जो प्रेशर होगा, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, उसका भी ग्राफ बना लेता हूं पहले मैं। अब यहाँ देखो, पहले इसका भी देखो, यहाँ स्लोप देखो इसका क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल पी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा,
और यहाँ भी स्लोप क्या है, यहाँ 0 है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक, है ना। और ये नेगेटिव होने का मतलब हुआ इसका ग्राफ क्या होगा, देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, प्रेशर का ग्राफ। जैसे आप यहीं से देख लो, यहाँ प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया। यहाँ प्रेशर क्या होगा, दरअसल ये पी नॉट होता है, और ये पी नॉट प्लस क्या होगा, यहाँ डेल्टा पी होता है, और यहाँ क्या होगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी होता है। यहाँ प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या, देखो इधर के जो पार्टिकल है पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इधर जा रहे हैं, इधर के पार्टिकल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब उधर जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है ना, इसलिए यहाँ प्रेशर बढ़ गया। और यहाँ एटमॉस्फेयर ये हो गया क्यू पॉइंट। क्यू पर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी पी नॉट प्लस डेल्टा पी होगा इस इंस्टेंट पर। और ये पी पॉइंट है, और ये हमारे पास में एस पॉइंट है। अब देखो अब क्या, हाँ ना, पर है, तो पार्टिकल लोकेटेड आ रहे हैं वेलोसिटी, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ, एस नेगेटिव डायरेक्शन, एस पर जो पार्टिकल है ना, उसकी वेलोसिटी किधर है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे देखेंगे, देखो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वीपी इक्वल टू होता है माइनस वी इंटू स्लोप, तो डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी ये एस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वीपी इक्वल टू माइनस वी, तो डेल एस बाई डेल एक्स, ये भी सही है, यानी इसका ये सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। और the pressure at R is equal to normal atmospheric pressure, ठीक है, पार्टिकल ऑपरेट एज वेलोसिटी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ये भी सही। इसके चारों तीनों ऑप्शन सही है, इसके तीनों ऑप्शन सही है ना भाई, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है क्या इसका आंसर, देखो क्योंकि यहाँ से देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, देखो ये वेलोसिटी क्या हो रही है। इक्वल टू क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये क्या है, स्लोप है उस जगह पर, है ना। तो आप यहाँ देखो स्लोप क्या आ रहा है, एस पॉइंट पर जाओगे, ये नहीं स्लोप क्या है यहाँ, क्योंकि ये पूरा ऐसे कंप्लीट करेगा नहीं, यहाँ स्लोप आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एस पर स्लोप क्या आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, और वी पॉजिटिव है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहने का मतलब। चारों ऑप्शन सही है, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्वेल्व हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following graphs best represent the force acting on a charged particle kept at a distance x from the center of a square and on the axis of the square whose corners have equal charges।
तो पहला ऑप्शन तो आप हटा ही दो, है ना, पहला भी हटा दो और फोर्थ भी हटा दो, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। अब यहाँ क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 बचा है, ये भी नहीं कह सकते आप, ये पॉसिबल है कि किसी एक पॉइंट पर, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल केप्ट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर एंड ऑन द एक्सिस ऑफ स्क्वायर whose corners have equal charges। यानी इसका ऑप्शन मुझे तो 3 लग रहा है, देखो कैसे। वैसे तो हमने एक तो रिंग का देखा था, याद आ रहा है आपको, और एक हमने दो पार्टिकल का भी देखा था। अगर मान लो, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, अगर दो पार्टिकल्स यहाँ है मान लो, और इस पे चार्ज क्यू और इस पे चार्ज क्यू है, तो हमने ये भी देखा था कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर जाओ, कोई तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलता है, और उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो एक तो दो पॉइंट के केस में भी हमने देखा था क्या, है ना। तो हमने दो पॉइंट चार्जेस के केस में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है यहाँ। और हमने रिंग के केस में भी देखा हुआ है। लेकिन चार्ज पार्टिकल, अगर चार पार्टिकल रहे हैं यहाँ मान लो, तो चार पार्टिकल कैसे रखे हुए हैं कि ऐसे रखे हुए हैं, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास में ये जेड एक्सिस है। तो चार पार्टिकल कैसे रख सकते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, है ना। और या नहीं, इस पर एक यहाँ रख सकते हैं और एक यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये किस में होने चाहिए, एक्स जेड, सॉरी वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में मैंने रखा है। तो अगर मैं, यानी यहाँ भी चार्ज क्यू है, 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 अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सिस की बात कर रहा, तो ये यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे कैसा नजर आएगा, देखो अब, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में जेड एक्सिस है, यानी ये ऐसा स्क्वायर बन रहा हुआ है। एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, और एक यहाँ रखा हुआ है। तो आप इस एक्सिस पर नहीं बता सकते हो, इस एक्सिस पर रखिएगा तो आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, एक का निकाल लेता हूँ मैं, है ना। फिर देखो उसमें क्या होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस से मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसका और इसका, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये जो कंपोनेंट है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर एड अप हो जाएगा। तो एक का निकाल के बात कर लेते हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, मैंने मान लिया कि ए है, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि एक्स है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा, अपने को इधर मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ई है, और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसका एक कंपोनेंट, यानी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा, दरअसल क्या मिलेगा, 4E cos थीटा। तो ये डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता, तो आर मुझे पता चल गया। तो ई कितना मिलेगा, यहाँ ई मिलेगा मुझे के क्यू बाई ये डिस्टेंस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। और cos थीटा क्या मिलेगा यहाँ, cos थीटा ये सीधा मिल गया मुझे, एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रख दो यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा ई नेट इक्वल टू 4 KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 और एक्स। आप देखो ये रिंग की तरह दिख रहा है, आपको याद आ रहा है, रिंग का ऐसा ही था, है ना। वहाँ क्या था, कैपिटल, वहाँ टोटल क्यू था, पहले ये मैंने कैपिटल क्यू ही है दरअसल ये, है ना, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी है। इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें आ जाए, इसका मतलब इसमें भी वैल्यू जो अपने को मिलेगी ना, एक्स की वैल्यू वो मिलेगी A/√2 प्लस माइनस। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आ गया, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये A/√2 और ये माइनस A/√2, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हमारे पास में 40। स्टेशनरी सोर्स अपने को दिया हुआ है is producing sound of frequency F and observer O is at rest at some distance from source. A reflector is moving with constant speed v along perpendicular bisector of line joining source and observer. The variation of beat frequency registered by observer will be. ये अपने को बताना है कि बीट फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन क्या होगा। रिफ्लेक्टर इज मूविंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। उससे फ्रीक्वेंसी इधर इसके पास रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये कैसे करेंगे? Stationary source is producing sound of frequency F and observer O is at rest at some distance from source. A reflector is moving with constant speed v along perpendicular bisector of line joining source and observer. The variation of beat frequency registered by observer will be. Reflector is moving with constant velocity से जा रहा है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी उसको मिल रही है एफ नॉट जो की रहेगी, और एक जो कि रिफ्लेक्ट होकर जो फ्रीक्वेंसी आएगी अच्छा मालूम है जब ये इसके बिल्कुल एस और डी लाइन एस और ई एस ओ लाइन में जब ये आ जाएगा जो वॉल है या जो रिफ्लेक्टर है तब फ्रीक्वेंसी तब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी जीरो हो जाएगी ना, ठीक है। और ये इन्फिनिटी पर रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या बनी रहेगी इसकी, इसका आंसर फोर्थ है क्या? ऑप्शन 4 है क्या इसका? हाँ हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन है। देखो कैसे है, तो लॉजिक के साथ बताया है, मैथमेटिकली कैसे देखना है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक क्या है मेरा तो वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि क्या हो रहा देखो, ये सोर्स यहाँ है और ये ऑब्जर्वर यहाँ है। आप ये देखो जब ये इन्फिनिटी पर होगा तो ये जो रेज आ रही हो तो लौट के आएगी नहीं ना, यानी इसको क्या सुनाई देगा, सिर्फ एफ नॉट ही सुनाई देगा, यानी उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी लौट के आनी चाहिए थी वो तो जीरो है। इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या मिल गई एक तरह से, इसका हो गया F1 उसका हो गया F2, F2 तो जीरो होगा है ना। इसका मतलब क्या सुनाई देगा, इसको सिर्फ एफ नॉट सुनाई देगा। इसका मतलब है कि टाइम के साथ यानी जब t इक्वल टू जीरो की बात करेंगे इसको जो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये तो डेल्टा एफ है, वो दरअसल एफ नॉट ही मिलेगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो पास आता जाएगा तो मान लो यहाँ कहीं है, मान लो यहाँ कहीं है ये रिफ्लेक्टर, तो यहाँ से वेव गई, ये वेव लौट के वापस इधर आ रही है ना। तो वेव जो यहाँ से जाएगी, मान लो इसी वेव की बात करो अगर मैं, अच्छा उसके बाद ये जीरो क्यों बोला, पहले उस पर भी आ जाते हैं जीरो पे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर जब यहीं पहुंच जाएगा इसी के पैरेलल हो गया ना,
तो जो साउंड वेव जाएगी इसी के पैरेलल जा रही है वो, यानी जो पहले मिल रही थी वो भी इधर है और इसकी वजह से भी इधर ही जा रही है पैरेलली, तो दोनों का मिला के क्या हो गया, एक तरह से जीरो हो गया ना, ये कहने का मतलब है। क्योंकि जब ये बिल्कुल पास आता जाएगा तो ये जो रिफ्लेक्ट होने का जो मतलब है यहाँ, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो जैसे जैसे पास आता जाएगा तो बिल्कुल ही, अगर मान लो जैसे कि यहाँ आया, इससे और क्लियर होगा, मान लो ये रिफ्लेक्टर यहाँ आया, तो आप देखो कि इससे ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना, और एक तो ये डायरेक्ट जा रही थी यहाँ। तो ये जब बिल्कुल पास आ जाएगा तो ये भी इसी लाइन में हो गया ना, इसका मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब मैंने उस फोर्थ क्यों बताया, क्योंकि जब ये यहाँ जाएगा तो ये रिफ्लेक्टर जब जाएगा इन्फिनिटी पे चला गया, इसका मतलब फाइनली क्या हो जाना चाहिए, एफ नॉट ही हो जाना चाहिए। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा ही जाना चाहिए, तभी एफ नॉट बनेगा वो, वरना अगर ये ग्राफ हुआ तब तो बढ़ता ही जा रहा है वो, यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो बढ़ता जा रहा है नहीं, जबकि ग्राफ ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर, यानी टी टेंस टू इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाए, वापस से एफ नॉट हो जाए, ये मतलब है। तो ये ग्राफ तो उसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ जीरो हो जा रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये इस केस में ये पास आता जा रहा है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई, क्योंकि इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। इसकी स्पीड करें बी नॉट या बी नॉट ले लेते हैं, चलो। अब ध्यान से देखना है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर ही है, यहाँ से साउंड गई और ये तो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या हो जाएगी, पहले वो निकाल लूंगा ना मैं, वो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F1 हो जाएगी। कौन से कंपोनेंट की वजह से देखेंगे आप, इस कंपोनेंट की वजह से देखोगे ना, तो पहले F1 निकाल लो, तो F1 क्या हो जाएगा, यानी इसको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ, F1 है। तो इस कंपोनेंट की वजह से क्या मिलेगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वर हो गया, ये हो जाएगा साउंड की स्पीड प्लस वी नॉट कॉस थीटा ना, डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखोगे, सी ना, इनटू इसकी फ्रीक्वेंसी तो एफ नॉट है, ये लिखो। लेकिन अब यहाँ से देखो, इसको एक फ्रीक्वेंसी मिली ये वाली, लेकिन अब ये तो यहाँ खड़ा हुआ है, इसको फ्रीक्वेंसी तो मिल रही है, अब इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या होगी एक्चुअल में, क्योंकि ये तो सोर्स हो गया ना अब इसके लिए, तो वो हो जाएगी दरअसल F2। तो इसको जो मिल रही है वो क्या हो जाएगी F2। उसको कैसे ले देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो सोर्स हो गया, तो क्या लिखोगे आप इसको, C बाई C माइनस वी नॉट कोस थीटा ना, इनटू ये फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो C प्लस वी नॉट कोस थीटा डिवाइड बाई C इनटू एफ नॉट, ये कैसे। अब यहाँ देखो आप, जब थीटा ये जब इन्फिनिटी पर होगा तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा ना, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है नहीं, एक मिनट, तो थीटा क्या हो जाएगा, जब ये इन्फिनिटी पर होगा तो जीरो हो जाएगा, जब ये आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जीरो ये जीरो, नहीं तब तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए ना अपने को, सॉरी हाँ हो गया ना। देखो जब थीटा जब ये यहाँ पहुंचेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये जीरो है ना, तो क्या हो गया, कट गया, क्या मिल रहा है एफ नॉट, तो ये तो एफ नॉट इसका मिला ना, एफ नॉट इसका मिलेगा, तभी तो जीरो आ रहा है वो। क्लियर है पॉइंट। और जब ये इन्फिनिटी पर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, सी बाई सी माइनस बी नॉट, और ये क्या मिलेगा, सी प्लस बी नॉट बाई सी, है ना, इंटू एफ नॉट, और उसका माइनस एफ नॉट करेंगे, तो आप सी से तो सी कट गया, तो उससे डिफरेंस निकाल लो, वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको। तो लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, एफ नॉट ना, इसका मतलब वो एफ नॉट नहीं आ रही, कुछ और ही मिल रही हो, वो ये डिफरेंस आएगा भाई, वो एफ नॉट नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ और होगा। अब बात ये आती है ये, है ना, तो डिफरेंस निकालेंगे हम लोग किसमें से, इसमें से, ठीक है, तो इसमें से उसको सेपरेट करो तो क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ गया डेल्टा एफ इक्वल टू F2 माइनस एफ नॉट, और F2 की वैल्यू क्या है यहाँ, इसे तो सी कैंसिल आउट हो गया, तो सी प्लस बी नॉट कॉस थीटा बाई सी माइनस बी नॉट कॉस थीटा इंटू एफ नॉट,
माइनस एफ नॉट। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया हमारे पास में 6। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में, ये आ गया। अब ये हमारे पास में डेल्टा एफ है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आगे का बताता हूँ मैं आपको। तो एफ नॉट तो क्या हो जाएगा, सी प्लस वी नॉट cos थीटा माइनस सी प्लस वी नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाई सी माइनस वी नॉट cos थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 f नॉट वी नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाई सी माइनस वी नॉट cos थीटा। ये डेल्टा एफ है। अब आप खुद ही देखिए कि थीटा मतलब इक्वल टू 0 होगा कब, जब ये कहाँ होगा, एट इंफिनिटी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एफ इक्वल टू मिलेगा आपको 2 f नॉट वी नॉट बाई सी माइनस वी नॉट, ये आना चाहिए दरअसल, वो डेल्टा एफ ये होना चाहिए। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये कब होगा, है ना, व्हेन रिफ्लेक्टर अलोंग एस ओ लाइन, उस केस में क्या आ जा रहा है, देखो डेल्टा एफ 0 आ जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा। अब इसका ग्राफ बताओ क्या हो सकता है, तो या तो इसका ग्राफ कैसे देखें हम लोग, इसका ग्राफ कौन बता सकता है कैसे बनेगा। या तो एक काम आप कर सकते हो, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन मान लेते हैं कि ये मान लो y है, लेकिन ये टाइम के साथ में ना, तो थीटा भी टाइम के साथ वैसे तो वेरी कर ही रहा है, तो थीटा कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो कैसे बताएंगे इसका ग्राफ, सर cos ये थीटा से डिवाइड कर ले ऊपर नीचे तो cos थीटा से डिवाइड कर लें, तो उससे चलो ठीक सिर्फ है, नीचे बचेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सी बाई cos थीटा माइनस वी नोट आ गया। अब इससे कैसे पता करेंगे, तो मतलब अभी हम वैल्यूज देखेंगे जब थीटा 0 होगा तो तो थीटा जब 0 है, तो थीटा 0 है तो मतलब ये यहाँ की बात होगी एक तरह से, टी इक्वल टू 0 पर यहाँ है ना। तो थीटा 0 है तो थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ थीटा की तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, 5 की मैक्सिमम। है ना। तो मिनिमम वैल्यू होगी तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, तो है ना। उससे हाँ कैसे पता सर। करेंगे, ग्राफ ये होगा कि ये ग्राफ होगा, ये कैसे पता करोगे, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा दिखा रहा है जैसे, और दूसरे वाले में ग्राफ ऐसा हो रहा है। तो इसका तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाना है, लेकिन इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। या तो ये कर सकते हो कि इसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, पर ये थीटा में तो नहीं, टाइम के साथ है, तो टाइम के साथ भी देख सकते हैं वैसे तो हम लोग। तो इससे पता चल सकता है मेरे ख्याल से कि अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब अपवर्ड कॉनकेव होगा। क्या बोलते हैं, हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो आप देख लीजिएगा इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो 14 हो गया, नेक्स्ट कौन सा है, 18। फिगर रिप्रेजेंट्स स्क्वायर कैरिंग चार्जेस, अपने को चार्ज दिए हुए हैं और ये एक स्क्वायर फ्रेम बन रहा है यहाँ। तो ये प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। ये ए, ये बी, ये सी,
और ये P और ये Q, then the potential will be zero at points A, C, P, Q are midpoints of sides. तो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है देखो, एक तो सीधा जीरो हो रहा है ABC, बस ABC पे जीरो होगा, तो ABC तो कंफर्म है, तो ABC आंसर क्या रहा है इसका, सीधा दिख रहा है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा इसका, ABC। देखो कैसे, पोटेंशियली तो पूछ रहे हैं कि जीरो होना चाहिए, तो आप खुद ही देखिए इन दोनों का मिला के यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। फिर इन दोनों का भी तो मिला के यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है ना। फिर बी पे देख लो, ये तो सेंटर है तो ये तो जीरो ही है वैसे भी। फिर सी पे चले जाओ, यहाँ भी ऐसा ही है, इन दोनों का मिला के जीरो, और इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस है तो इन दोनों का मिला के जीरो, बस ABC आंसर है। यहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। नेक्स्ट 19, अब ये क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछोगे क्या आप लोग यार। 19 क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया है, क्या गजब की प्रिपरेशन चल रही है भाई, सैल्यूट है भाई ऐसे लोगों को। तो वो हाल है जब सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे तो वहाँ भी मिले थे, वहाँ बताया भी था। इसका मतलब नहीं बंदे को एसएचएम आता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा उसको एसएचएम भी नहीं आता है, तो दो वो टॉपिक भी गया है इसके लिए। चलो बताते हैं, ये हमारे पास में चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रखा है, और इसको इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये लेंथ एल है, तो इधर की तरफ इसको फोर्स QE लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको mg लग रहा है। तो क्या बताना था इसमें, टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। इसका टाइम पीरियड मेरे हिसाब से तो फोर्थ ऑप्शन है, जो मेरा लॉजिक कहता है उसके हिसाब से। क्यों है, क्योंकि इसका जी इफेक्टिव किधर मिलेगा अपने को, ये यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है ही नहीं, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ है, इसको QE इधर लग रहा है और mg इधर लग रहा है, इसका मतलब इसका जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में मिलेगा अपने को, वो क्या हो जाएगा mg इफेक्टिव, और उसको कैसे लेते हैं हम लोग, mg इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, यानी जी इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा g का होल स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट L बाई जी इफेक्टिव, इसमें रख दो आ जाएगा, उसमें क्या आंसर है, ऐसे करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 ये पहले भी आया था क्वेश्चन, फिर से पूछ लिया आप लोगों ने मेरे से, बताइए क्या तो प्रिपरेशन चल रही है भाई। ये पिछले वाले एग्जाम में भी आया था मालूम है, नहीं आया होगा तो या तो मैंने पूछा होगा, कभी ना कभी तो किया मैंने क्वेश्चन आपकी क्लास में। कितने लोगों ने किया है क्वेश्चन 25, जानू तो सही, 25 क्वेश्चन बताएंगे ना मुझे, कितने लोगों ने किया, श्रेया ने किया है, एक मिनट किसने किया है, श्रेया ने कर लिया, शिवाली ने कर लिया, भाग्य पाटिल ने कर लिया, इलम सैद ने कर लिया, प्रियंका रघुनाथ ने कर लिया, आर्यन PP2 ने कर लिया, साइस रजन ने कर लिया, आदित्य बोरेडी ने कर लिया, अनमोल ने कर लिया, श्रेष्ठ ने कर लिया, आदित्य मोरे ने कर लिया। बहुत बढ़िया यार, काफी लोगों ने किया है। तो सेजल ने किया, संकल्प ने किया, प्रोन्नति ने किया, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि वो काफी लोगों ने किया, चलो कोई बात नहीं, तो इतने तो बच्चे बाकी तो रह ही जाते हैं जिनसे नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं, चलो बता देता हूँ वैसे। इस बार का पेपर, जैसे लास्ट टाइम का पेपर भी काफी अच्छा था, इस बार का पेपर भी बढ़िया था। देखो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 25 में, वैसे तो ये एक बार ओलंपियाड में भी आया हुआ क्वेश्चन है।
cylindrical optical fiber quarter circular shape of refractive index n equal to 2 and diameter d equal to 4 mm is surrounded by air. A light beam is sent into the fiber along its axis as shown in the figure. Then the smallest outer radius r is shown in the figure, for which no light escape during first refraction from curved surface of fiber is. यानी मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ. यानी ये हमारे पास में ये सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर ही है. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको. इस दरअसल क्वार्टर बनना था, कोई बात नहीं. अब इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इसका ये जो डायमीटर दिया है इसने डी दिया, मैंने इसे बना लिया. वो कह रहा है यहाँ से लाइट गई. अब एक एक करके बात करते, पहले इस वाली लाइट रे की बात करते देखो तो समझने की कोशिश करेगा. ये एंगल है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा. फिर इस लाइट रे को लो, देखो आप देख रहे हो कि ये एंगल बढ़ गया, इधर वाला ये एंगल बढ़ गया, तो एंगल को कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि तो 90 डिग्री है. इसी को ले लो. अब आप देख रहे हो कि ये एंगल बढ़ गया, इधर का ये एंगल बढ़ गया तो ये और घट गया. अब अगर मैं इसी लाइट रे को ले लूँ तो आप देख रहे हो कि एंगल सबसे कम है. क्यों? क्योंकि ये एंगल सबसे ज्यादा है, तो ये एंगल सबसे कम हुआ. तो अगर ये लाइट रे ही बाहर न जाए, यानी इसी का टोटल अगर इंटर रिफ्लेक्शन हो जाए, तो इन सबका तो होना तय है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब सबसे कम एंगल का ही टोटल इंटर रिफ्लेक्शन अगर मैं मान लूँ, तो ये पहले वाले तो सारे एंगल क्या है, इसके नॉर्मल के साथ में ज्यादा बना रहे हैं. इसका मतलब एक भी लाइट रे बाहर नहीं जाने वाली. तो इस लाइट रे के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो ये एंगल मैंने ले लिया, तो ये कितना है यहाँ आर माइनस डी है. और ये जो एंगल मैं ले रहा हूँ यहाँ, मैंने मान लिया कि ये थीटा है, और ये थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थीटा से होना चाहिए. तो अगर ये एंगल ही थीटा से ज्यादा है, इसके पहले वाले तो सारे ज्यादा हैं, और ये टोटल लेंथ कितना है इसका आर है. यहाँ साइन थीटा क्या मिल जाएगा, तो साइन थीटा हमारे पास में इसमें मिल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू है आर माइनस डी बाई आर ना. और क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बार का रेफरेंस इंडेक्स तो 1 है, तो 1 यानी कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. तो 1 साइन 90 इक्वल टू एन साइन थीटा सी, यानी साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई 1 बाई एन. एक तो रिलेशन ये आ गया हमारे पास में, और एक रिलेशन ये आ गया, और एक रिलेशन ये आ गया, और एक रिलेशन ये आ गया. इसको मैं दोनों साइड साइन थीटा ले लेता हूँ. तो साइन थीटा यानी ऑलमोस्ट देखना है अपने को, है ना. तो ये हो जाएगा साइन थीटा सी, ये वैल्यू यहाँ रख दो, आर माइनस डी बाई आर, और ये ऑलमोस्ट देखना है तो 1 बाई एन. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी आपको. डी आर जो भी पूछ रहा है इस तरह से करना था, ठीक है. अब मैंने आपको क्या क्या दिया था, तो अब देखो साउंड वेव का भी हमारा हो गया है, एसएचएम का भी हो गया है, और वेव स्ट्रिंग का भी मैं ले चुका हूँ. अब मैं सोच रहा हूँ कि किसका देखेंगे. अच्छा आरबीडी का भी ले लिया था मैंने, तो अब एसएम का पहले ले लिया था. तो 11th का जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना, उसमें सेंटर ऑफ मास और आरबीडी, ये दो टॉपिक रहेंगे, है ना. सेंटर ऑफ मास और आरबीडी, ये दो टॉपिक तो कंफर्म मानो आप. ओके. और 11th का सॉरी 12th का में ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स तो है ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, और देखते हैं बाकी सेंटर पे ग्रेविटेशन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी तो रहेगा ही. बड़े दो टॉपिक तो और दूंगा मैं आपको,
ध्यान रखना है इसका। 11th के कौन कौन से टॉपिक बोले मैंने जो आएंगे? एक तो आरबीडी और एक सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब बताइए, डीपीपी रह गया था क्या अपना? हाँ, अरे कुछ बोलेंगे आप? करंट इलेक्ट्रिसिटी का बाकी था होमवर्क। तो ये बाकी तो है, लेकिन इन लोगों ने क्या होगा ना, अभी तो दिक्कतें करते कहाँ है। देखो बाकी तो भाग गए, बाकी के बच्चे जो बच्चे हैं भाग गए, वही तो टिकते भी तो नहीं है, दिक्कत तो यही है। चलो क्या बचा था? अच्छा हाँ, मैं कुछ बताता हूँ आपको, रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। आज मेरे से किसी ने पूछा कि थोड़ा इसके बारे में रिवाइज करवाएंगे क्या सर? मैं बताता हूँ। देखो मैंने आपको करंट के बारे में बात किया था, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन था, है ना, तो हमने ये देखा था कि मान लो ये कंडक्टर है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। इसकी जो लेंथ है वो एल है, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, ओके। और हमने यहाँ बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने ए लिया हुआ है, इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ रो है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया था कि बात हो गई थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये नहीं मिल गया था अपने, ई ई बाई एम टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है। यानी सीधा कॉन्सेप्ट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड करे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सिंपल लॉजिक है। अगर इसका मतलब हुआ कि अगर आपने कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, बीडी जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन का जो इंडिविजुअल का जो वेलोसिटी वो 10⁶ जो मैंने बोला था वो अलग केस है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हमारी ऑन एवरेज वेलोसिटी है, ओके। अब इसमें मान लो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। तो मैंने ये एक स्मॉल सेक्शन लिया है यहाँ, है ना। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करते हैं। ये बात हुई थी हमारी, मैंने बोल देता है, वो याद रखना ही। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट फ्लो करते हैं, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग करंट को हम लोग कन्वेंशनली ऐसा मानते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से समझिएगा इसको, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, यहाँ वीडी है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वीडी है, तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेलोसिटी वीडी है। अब यहाँ देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, वो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर वीडी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मान लो डेल्टा टी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर डेल्टा टी टाइम में यहाँ पहुंचे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन के अंदर होंगे, यानी एक तरह से क्या होगा, डिस्क की तरह मिलेगा ना अपने को। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे डेल्टा के टाइम में क्या होंगे, इस एरिया क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके निकल जाएंगे। ये लॉजिक समझ में आना जरूरी है, क्योंकि मैं इन इलेक्ट्रॉन की जब बात कर रहा हूँ तो और भी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे, तब तक उतने टाइम में डेल्टा टाइम में जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन थे सारे निकल जाएंगे। मतलब हुआ, ये एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देखो इसका वॉल्यूम निकालो पहले। तो अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ गए, यानी डेल्टा टी टाइम में अगर यहाँ गए, तो इस इनकी डिस्टेंस कितना हुई, वीडी इंटू डेल्टा टी हुई ना। और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए माना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, ए वीडी डेल्टा टी, लेंथ इंटू वॉल्यूम, सॉरी लेंथ इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम हो गया इंटू एन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं ई से मल्टीप्लाई करूं तो इतना चार्ज गया, यानी ये क्या हो गया, डेल्टा क्यू हो गया। अगर मैं डेल्टा क्यू को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया ना, एन ई ए बी डी। ये बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट था।
ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये डाउट था, देखो डाउट था वही बताता हूँ मैं आपको। मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसका भी समझ लेते हैं। एक कैथोड था, एनोड था, ये प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है, इसमें गैस है। तो है ना, इस केस में क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि करंट की जब बात करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें, तो करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो इसमें नेगेटिव आयंस भी पॉजिटिव आयंस भी है। इसका मतलब पॉजिटिव आयन तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, क्योंकि हायर है ये लोअर पोटेंशियल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और नेगेटिव आयंस तो अगर मान लो ये Q1 चार्ज उधर जा रहा है, नेगेटिव आयंस जो है वो इधर जा रहे हैं, जो कि Q माइनस Q2 है। तो दरअसल यहाँ से जो टोटल चार्ज जो क्रॉस करके माना जाता है, वो चार्ज माना जाता है Q1 का मोड माइनस Q2 का मोड डिवाइडेड बाई टी। टाइम में मान लो वो क्रॉस करके जा रहे हैं, इतना करंट माना जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं सेमीकंडक्टर में भी यूज करूंगा। तो ये 2 पॉइंट थे, है ना। तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बता दूंगा मैं। तो और मैंने आपको एक मेथड कॉन्सेप्ट को क्या बताया था, मैंने आपको केवीएल पढ़ा दिया, मैंने आपको नोडल एनालिसिस पढ़ाया। अब उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पर्पज से भी, मेंस के पर्पज से भी, एडवांस के पर्पज से भी। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो कभी कभी क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो। इसलिए ये टॉपिक तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कैसे भी हो जाए, समझ में आए या ना आए, है ना। डाउट पूछ पूछ के इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पक्के हैं क्वेश्चन, इसके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी आते हैं और मेंस में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो फिर आज इतना ही करेंगे हम लोग, है ना। तो होमवर्क में तो अभी डीपीपी है, डीपीपी करो। और जो वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो होमवर्क दिया था वो कर लो, जो बचा हुआ है ना। वैसे तो उसको तो करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे हम लोग, उसका भी 1 2 3 करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे की डीपीपी कर लो फिर आप लोग। और जिसने अगर कर लिया है, मतलब सॉरी, जिसने अगर क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क नहीं किया है, वो पहले वो करेगा, उसके बाद डीपीपी करेगा। जिसने कर लिया वो डीपीपी करेगा। ठीक है, ओके बाय।